नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विशेष सत्र पर सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा। 6 घंटे 3 मिनट तक हुई बहस। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई विधानसभा। दिल्ली देहरादून की दूरी घटी। 2.5 घंटे में पहुंचे धामी। इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया गेम चेंजर। बोले भारत की तेज रफ्तार। देहरादून हाउसिंग लैंड फ्रॉड बिल्डर राखी दुबई से गिरफ्तार। पति दीपक मित्तल अब भी फरार। करोड़ों लेकर हुई थी फरार। 45 खरीदारों से 90 करोड़ लिए थे। मसूरी में जाम और अवैध पार्किंग पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव को 2 हफ्ते में हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश। शहरी विकास, पर्यटन एवं गृह सचिव होंगे शामिल। और पौड़ी, अल्मोड़ा समेत 9 जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। बागेश्वर में तूफान के कारण 3 घायल। रुद्रप्रयाग में स्नोफॉल। देहरादून में गिरा तापमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सत्र राज्य के विकास और जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्रित रहा। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करवाने के मार्ग में बाधा बनकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संसद में जिस प्रकार का व्यवहार किया, बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का जश्न मनाया, और वही काम आज जिस प्रकार उनके कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में कर रहे थे, संसद में कर रहे थे, वही आज विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिला, उनके प्रतिनिधियों को देखने का मिला। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और महिलाओं के आरक्षण के विरोधी है, उनके अधिकारों के रास्ते में बैरियर है, बाधा है। और जिस अधिनियम को 2023 में लागू करते समय सारे अधिनियम में सारी बातें लिखी हुई थी, उन बातों पर जिस पर कांग्रेस ने स्वयं भाग लिया था, और आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं बातों का विरोध कर रही है। देहरादून में आज गांधी पार्क से घंटाघर तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिला आक्रोश मशाल यात्रा ने प्रदेश में एक नया संदेश दिया। इस विशाल आयोजन में महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में हजारों की संख्या में माताएं, बहनें और बेटियां शामिल हुईं। इनसे स्पष्ट हुआ कि अब नारी शक्ति अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सजग और मुखर हो चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा में नारी सम्मान और महिला अधिकारों पर चर्चा के लिए बुलाया गया 1 दिवसीय विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में विभिन्न दलों के विधायकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र में करीब 6 घंटे 3 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय और बसपा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। इसके साथ ही विशेष सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भी जानते हैं आज विशेष सत्र आहूत किया गया था और इस सत्र में हमारी जो चर्चा का विषय था वो नारी सम्मान, लोकतंत्र में महिला का अधिकार, इस पर चर्चा हुई। और बताना चाहूंगी करीबन 6 घंटा 3 मिनट की चर्चा हुई, जिसमें भाजपा के 17 लोगों ने सीएम साहब सहित, कांग्रेस के 5 मेंबर, एलओपी साहब सहित 6, इंडिपेंडेंट 1 और बसपा के 1 जो सदस्य थे, उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बात को रखा। और उसके बाद चर्चा के बाद आपने जैसे देखा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव किया और उसके बाद उस प्रस्ताव को पास करके जो सत्र है वो अनिश्चितकाल के लिए अभी स्थगित हुआ।
उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये एक दिवसीय सत्र नारी सम्मान पर चर्चा करने के लिए लाया गया था। सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हमारा शुरू से ही यह स्पष्ट मत रहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, सरकार उसे विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में लागू करे। लेकिन सरकार इसमें जनगणना और परिसीमन लाकर इसको उलझाना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष ने विशेष सत्र को लेकर कहा कि महिलाएं जो कि देश की आधी आबादी हैं और समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहता है, जब उनके सम्मान की बारी आई तो विपक्षी दलों ने इसके विरुद्ध काम किया। विशेष सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि एक अच्छे वातावरण में नारी सम्मान की चर्चा चल रही थी, लेकिन विपक्षी कांग्रेस के द्वारा इसमें विघ्न डालने का काम किया गया, जो नारी शक्ति का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विशेष सत्र आहूत किया गया था और जिस तरह का इस सत्र में, एक दिवसीय सत्र में सरकार ने जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित हुआ है, उसकी अनदेखी की है और कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मत है और हम चाहते हैं कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है, उसके आधार पर 2029 में महिला आरक्षण लागू हो। और हम यह भी चाहते हैं कि जो आगामी चुनाव हैं विधानसभा के उत्तराखंड में, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी 33% हो। उत्तराखंड के इस सदन में चर्चा के लिए आकर प्रदानित किया गया था और बहुत हेल्दी वातावरण में चर्चा चल रही थी। और जिस तरह कांग्रेस ने इस चर्चा में विघ्न डालने का काम किया, जिस तरह से कांग्रेस ने इसको राजनीतिक रूप देने का काम किया, निश्चित रूप से वो निंदनीय भी था। और यही कारण था कि अल्टीमेटली सरकार को यूपीए और साथी दलों, जिन्होंने लोकसभा में बिल को गिराकर महिला शक्ति का अपमान करने का काम किया, जिस महिला को वर्षों के बाद भारत की लोकसभा, विधानसभा और देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता। विशेष सत्र के दौरान उत्तराखंड में भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरह संकल्पित है और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। विनोद कंडारी ने कहा कि पूरे देश ने लोकसभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों का रुख देखा है। उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई है, चाहे वो रोजगार हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या राजनीतिक भागीदारी। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो 69 बहनों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में टिकट दिया था। तो ये कांग्रेस इस तरीके का बर्ताव कांग्रेस ने उसमें किया। और आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस लोग कुछ, मैं भी सदन के अंदर देख रहा था, हमारे प्रतिनिधि कहते, आप देखिए कि लोकसभा में जब इसकी चर्चा चल रही थी तो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई ने पूरी बातें रखी कि हम परिसीमन करेंगे, किस विधानसभा में, किस क्षेत्र में, किस स्टेट में कितनी सीटें बढ़ेंगी। पूरा आंकड़ा देश का प्रत्येक जो है स्टेट वाइज जो है गृह मंत्री ने रखा है। और कांग्रेस हताश निराश है और हमारी सरकार इसके लिए संकल्पित है कि महिलाओं को जो है 33 आरक्षण मिलना चाहिए। और इसीलिए आज विशेष सत्र में माननीय सदन नेता माननीय धामी जी ने भी अपनी बात रखी है। निश्चित तौर हम चाहते हैं कि 33 आरक्षण लागू होना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड विधानसभा देहरादून के विशेष सत्र को लेकर कहा कि इस विशेष सत्र का क्या कोई औचित्य है। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर भी कहा कि ये 2023 में पहले ही कानून का रूप ले चुका है और इसी आधार पर उस कानून का लाभ दिया जाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार इसको लेकर लंबी प्रक्रिया अपनाना चाहती है, क्योंकि भाजपा इसे राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से लेकर आई है। 2027 में विधानसभा का चुनाव हो, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, हमारा स्पष्ट नजरिया है और हम चाहते हैं, हम उस बात को बल दे रहे हैं।
लेकिन सरकार की नीयत, सरकार की मंशा जाहिर हो चुकी है कि पहले उन्होंने संशोधन विधेयक 3 संशोधन विधेयक लेकर सरकार लोकसभा में आई है। जनगणना और परिसीमन, पहले जनगणना होगी, 2 साल लगभग जनगणना में लगेंगे, फिर परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन आयोग अपना काम करेगा और ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसमें लगभग 6 साल लगना ही है, इतनी टाइम पीरियड लगेगा। दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी अब पहले से काफी कम हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से देहरादून तक का सफर मात्र 2.5 घंटे में पूरा किया। दिल्ली दौरे से सड़क मार्ग द्वारा लौटते हुए मुख्यमंत्री ने इस गलियारे का व्यक्तिगत अनुभव लिया। मुख्यमंत्री धामी ने इस कॉरिडोर को उत्तराखंड से विकास के लिए गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कनेक्टिविटी का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने सुगम यात्रा का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिया। उन्होंने कहा कि नए भारत में तेज रफ्तार विकास कार्यों का यह बड़ा उदाहरण है। धामी ने कहा कि इस परियोजना से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों की पहुंच देश की राजधानी दिल्ली तक बेहद आसान हो गई है, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। विकासनगर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में नगरपालिका प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और प्रभावी बनाने के लिए इसे 4 नए आधुनिक वाहनों को शामिल किया गया है। नगरपालिका कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान और नगरपालिका अध्यक्ष धीरज नौटियाल ने हरी झंडी दिखाकर 4 नए कूड़ा कलेक्शन वाहनों को रवाना किया। ये सभी वाहन अब शहर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम करेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था को और ज्यादा व्यवस्थित और नियमित बनाया जा सकेगा। नगरपालिका प्रशासन के अनुसार इन वाहनों के शामिल होने से कूड़ा उठान की प्रक्रिया में तेजी आएगी और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इस पहल से न केवल शहर की साफ सफाई में सुधार होगा, बल्कि विकासनगर की स्वच्छता रैंकिंग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। लोगों को अब नियमित और बेहतर कूड़ा संग्रहण सुविधा का फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर यह पहल विकासनगर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। ये जो वाहन है, एक तो मेरे ही वार्ड में बहुत ही बुरी कंडीशन में थे, तो इसलिए जो है ये 4 वाहन आए हैं। और जो यहाँ पे स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। और इसमें हम ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक इसमें कुछ और भी आगे इसके लिए सुझाव दिए जाएंगे या सभी जनता से हम पूछे जाएंगे कि भाई क्या करना चाहिए। वैसे तो हमने काफ़ी हद तक जो है स्वच्छता के लिए काफ़ी अच्छा किया है विकासनगर के लिए। आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ही हमने इस कार्यक्रम को किया है। हमारे नगरपालिका क्षेत्र में 11 वार्ड है, जिसमें कि 9 वार्डों में ही जो है हमारे पास सिर्फ 9 गाड़ियाँ थी, कूड़ा कलेक्शन की सिर्फ 9 गाड़ियाँ थी। आज हमारे पास 11 गाड़ियाँ हो गई है और 2 गाड़ी हमने और स्पेयर में लिए क्योंकि कुछ पुरानी गाड़ियाँ हैं। तो लोगों से तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें हमने गाड़ी में लिखवाया भी कि एक तरफ गीला कूड़ा डालें, एक तरफ सूखा कूड़ा डालें, क्योंकि सेग्रीगेशन के लिए भी आसानी हो जाती है। ये हर नागरिक का हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है। हम लोग इस बात को समझें। आप लोगों से भी मैं कहूँगा, मीडिया के लोगों से भी, कि इसमें ज़रूर मदद करें, लोगों को इस पे कार्यक्रम चलाया करें। और एक अपील मैं आपके माध्यम से आज भी करना चाहूँगा कि छोटी छोटी आदतें यदि हम डालें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे घर से हम कूड़ा निकालते हैं, हम घर में ही उसका गीला और सूखा कूड़ा इकट्ठा मिला देते हैं, वहीं से ही परेशानी की समस्या शुरुआत हो जाती है। तो हमें आदत डालें कि घर में ही हमें 2 बाल्टी रखने में क्या है भाई। कई बार तो नगर पालिकाओं से 2-2 बाल्टी दी जा चुकी है, हरी और नीली बाल्टी। हरे बाल्टी में आप जैविक कूड़ा डालिए और नीली बाल्टी में आप अजैविक कूड़ा डालिए। मतलब एक में आप सूखा कूड़ा डालिए, एक में गीला कूड़ा डालिए। वापस लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहिए जन टीवी पर।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महिला शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर आज देहरादून में विधानसभा भवन में एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए इस विशेष सत्र को कांग्रेस ने नौटंकी करार दिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि विधानसभा के पास आरक्षण लागू करने की शक्ति ही नहीं है। आलोक शर्मा ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सत्र केवल केंद्र के आकाओं को खुश करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने संसद को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया और धामी सरकार भी उसी राह पर चल रही है। देखिए, विधानसभा सत्र औचित्यहीन है। ये केवल धामी सरकार की नौटंकी है कि अपने आकाओं को खुश कैसे किया जाए। जिस विधानसभा की पावर नहीं है कि वो महिला रिजर्वेशन को लागू करवा सके, दुर्भाग्य है कि सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी ने केंद्र में संसद के पटल को राजनीति के लिए उपयोग किया और वही नक्शे कदम पर चलते हुए धामी जी कर रहे हैं। विधानसभा की पावर नहीं है। आप केवल चुनावी भाषण देने के लिए आप 10-12 करोड़ रुपए के करीब खर्च एक दिन के सेशन पर होंगे, इसका जिम्मेदार कौन? प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल संगठनात्मक जिलाध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा को बनाया गया। उत्तराखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सौरभ भूषण शर्मा ने बताया कि जो दायित्व मुझे मिला है उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य हम अपने भारत में और उत्तराखंड में किस तरह से यहाँ के लोग जातियों और समुदाय में बटे हैं, एक बैनर के तले उन्हें लेकर आए। वो बैनर होगा हिंदुओं का और सनातनियों का। उन्होंने बताया कि जो सनातन की परंपरा है वो हमें गुरुकुल की स्थापना करनी पड़ेगी। तो करेंगे अगली खबर का। चंपावत जिले के लोहाघाट में अचानक हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनता को पड़ रही गर्मी से काफी राहत मिली है। अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ा और तेज गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। इससे तपती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। बारिश और ओलावृष्टि इतनी अचानक हुई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, तो फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। लोगों ने कहा कि कई दिन बाद हुई बारिश ने लोगों को काफी राहत दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपना जन्मदिन अपने पैतृक गांव मोहनरी में सादगी और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और उनके समर्थकों ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और गुलदस्ते और उपहार भेंटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने कुबेर कड़ाकोटी द्वारा लिखित पुस्तक यादों में कर्मयोगी का विमोचन भी किया। आज उनके पैतृक गांव में हुआ और सारे इलाके के लोग सल्ट, भिट्टा, सेन, चौकुटिया, मासी, रानीखेत, रामनगर, नैनीताल सारे लोगों ने शुभकामनाएं देने आए हैं और हम रामनगर से भी उनको शुभकामनाएं देने आते हैं। भगवान बद्री केदार उनको अपनी कृपा बनाए रखें और उत्तराखंड के चहुमुखी विकास में 2027 में वो इस उत्तराखंड में दोबारा से अपना एक कीर्तिमान स्थापित करें। वो दीर्घायु हो, शतायु हो। बाबा केदार उनको अपनी कृपा बनाए रखें और वो उत्तराखंड के लाखों लाख लोगों की उम्मीदों की किरण हैं और सब लोग उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। हरिद्वार में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में कुल 56 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 36 ऑफलाइन और 20 ऑनलाइन माध्यम से आईं। राहत की बात यह रही कि मौके पर की 26 समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को जल्द समाधान के लिए भेजा गया। कार्यक्रम में राजस्व, बिजली, पानी, अतिक्रमण और भूमि विवाद जैसी अहम समस्याएं सामने आई। वहीं 25 ग्राम पंचायतों के मिनी सचिवालयों से भी ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करवाई गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंची। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर शिकायत का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई की गई और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस में और साथ ही करीबन 25 हमारे ग्राम पंचायत में जो पंचायत घर बने हैं वहाँ से भी पंचायत के प्रधान और साथ ही हमारे विभागीय अधिकारियों के द्वारा और सभी तहसील और ब्लॉक के अधिकारियों के प्रेजेंस में जन सुनवाई की गई, जिसमें फिजिकली 36 शिकायतें दर्ज की गई और जो ऑनलाइन हमारे जो शिकायतकर्ता बैठे थे उनके द्वारा भी करीबन 20 शिकायतें दर्ज की गई। इसमें शिकायतों में जो हमने अभी देखा है कि आगामी जैसे बारिश आने मानसून की है
तो तालाब की सफाई, नालों की सफाई की शिकायतें हैं, जिसको युद्ध स्तर पे हम लोग कराने का हमने प्लान बनाया है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। विशेष सत्र पर सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा, 6 घंटे 3 मिनट तक हुई बहस। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई विधानसभा। दिल्ली से देहरादून की दूरी घटी, 2.5 घंटे में पहुंचे धामी। इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया गेम चेंजर, बोले भारत की तेज रफ्तार। देहरादून हाउसिंग लैंड फ्रॉड बिल्डर राखी दुबई में गिरफ्तार, पति दीपक में तलब भी फरार। 45 खरीदारों से 90 करोड़ लेकर हुए थे फरार। मसूरी में जाम और अवैध पार्किंग पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को 2 हफ्ते में हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश। शहरी विकास एवं पर्यटन और गृह सचिव होंगे शामिल। और पौड़ी, अल्मोड़ा समेत 9 जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। बागेश्वर में तूफान के कारण 3 घायल। रुद्रप्रयाग में स्नोफॉल, देहरादून में तापमान गिरा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।